नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के जो थर्ड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट उस पर डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जो भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो वैसे तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होता है, परंतु जब उसका जल अपघटन होता है तो उसके फलस्वरूप ग्लूकोज फ्रक्टोज में वो कन्वर्ट हो जाता है और रक्त के द्वारा अवशोषण उसका होता है, जिसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होता है। इसके अतिरिक्त आपको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में भी जानकारी है कि उसके द्वारा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अतः हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जब ऑक्सीकरण होने पर बहुत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? इसको हम CxH2O का होल Y की तरह बताते हैं, क्योंकि इसी कारण से इसका नाम पड़ा है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसे कि CxH2O का होल Y के रूप में मैंने लिखा है। इसी चीज़ को दूसरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम इसी फॉर्म में दूसरी प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, या ये वे पदार्थ हैं जो बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जब हम इनका स्ट्रक्चर डील करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को यदि स्वाद के आधार पर क्लासिफाई किया जाए तो एक तो हो गए शुगर और दूसरा हो गया जो नॉन शुगर होती है। तो जो शुगर है उसमें मुख्य रूप से जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसमें कि हमारा जो कि सरल शर्करा होती है, जिसका कि जल अपघटन करने पर वो और अधिक विभक्त नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ओस से वो इनका लगता है, सफिक्स लगता है। तो जैसे मोनोसैकेराइड्स में एल्डोस हो गया, कीटोस हो गया, तो ये सामान्य इनके नाम हो गए। जैसे यदि 5 कार्बन एटम है तो उसको कीटो पेंटोस कहेंगे। इसी प्रकार से कीटो हेक्सोस, कुछ भी इसका नामकरण हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगो मीन्स जिनके जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स में यदि 2 यूनिट हैं जुड़ी हुई तो डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 है तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है उनका नामकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज जो है वो 3 यूनिट से मिलकर बना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो इस प्रकार से वो ट्राइसैकेराइड हो गया। इसी प्रकार से जैसे सुक्रोज है, वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस के अनुसार ही नहीं, ये एक सामान्य जानकारी है जिसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि कौन से डाइसैकेराइड्स हैं, कौन उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से याद कर लें। दूसरी प्रकार की जो शुगर होती है, जो कि शुगर तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन शुगर, क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट नहीं होती है और यही कारण है कि इसे नॉन शुगर की श्रेणी में डाला गया है। और सामान्यतः इन्हें पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड्स अक्रिस्टलीय होते हैं और जल में विलय, अल्प विलय होते हैं और स्वादहीन होते हैं। वापस से इनमें जल अपघटन करने पर बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं और इनके अणु भार का मान बहुत अधिक होता है।
जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्च ले लें, सेलुलोज ले लें, जिनका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होते हैं, और इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो है C6H10O5 का होल n, मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो बहुत अधिक होती हैं। तो इस प्रकार से जो है इसे हमने नॉन शुगर या पॉलीसेकेराइड्स की श्रेणी में डाला है। अब हम आते हैं कि जो आपने जो आप रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि चाहे वो ग्लूकोज की हो या फ्रक्टोज की हो, दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं, परंतु उसमें अंतर क्या है। तो इस चीज़ पर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि दोनों ही एल्डोज हैं। एल्डोज मतलब कि जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड प्रकृति का है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। परंतु ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है? दोनों में जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या बताता है कि CHO, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है CHO CHOH का होल 4 CH2OH, उसको हमने कहा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी रिएक्शन होती है और हमें CHO के स्थान पर CHOHCN प्राप्त होता है, मतलब कि साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है ग्लूकोज से। और यदि उसका रिडक्शन करा दिया जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में बदल जाएगा। फर्दर यदि उसका रिडक्शन होगा तो वो N-हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो जो OH ग्रुप है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे और पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होगा। और यदि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा और फिर हमें सैकरिक एसिड प्राप्त होगा, जो कि आप इस स्लाइड में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो एल्डिहाइड है उसमें हमारा CHO समूह ग्लूकोज में उपस्थित है। वहीं जो फ्रक्टोज है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो वही रहेंगे, परंतु जो सेकेंड कार्बन एटम है उसके ऊपर कीटोन ग्रुप उपस्थित होगा। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर केवल उसकी पोजीशन का है, उसमें CHO समूह है और उसमें सेकेंड पर कीटो समूह उपस्थित है। दोनों की ही रिएक्शंस, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, दोनों ही फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन बनाएंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने मैकेनिज़्म ऑफ ओसाजोन दिखा रखी है, जिसमें कि ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन करता है और ग्लूकोज का एक अणु फिनाइल हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ मिलकर ग्लूकासोजोन बनाता है। तो यह अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहा है, जिससे कि वो CHOH समूह C डबल बॉन्ड O समूह में ऑक्सीकृत हो रहा है और फिर वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यह वास्तव में फिनाइल हाइड्रोजीन एक तीव्र अपचायक है और ऑक्सीकारक की भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो जब हम इसके मैकेनिज़्म पर ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी मैकेनिज़्म सुझाई गई है वो मैंने आपको इसमें बता दी है कि किस प्रकार से प्रथम जब अणु आता है तो वो CHO समूह को रिप्लेस करता है, फिर दूसरा जो है वो किस प्रकार से सेकंड थर्ड उस पर रिप्लेस करता है और हमें हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया में अणु का अगला भाग CHO भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि ओसाजोन की संरचना जो है उसमें चिलेशन हो जाता है, मतलब कि